अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वही हुआ जिसका डर था। ओआईसी के वज़राए खारजा का इजलास हुआ नाइजर में और वहां पर मसला कश्मीर जो है वो उसके एजेंडे पर शामिल नहीं था। भारत में इस वक्त शादियाने बज रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसने जाने से पहले फॉरेन ऑफिस जो है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा, उसने ये कहा था कि इसके एजेंडे के अंदर कश्मीर शामिल है, लेकिन कश्मीर के मामले पर इस इजलास के अंदर कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के लिए अगर इसे सिफारती नाकामी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। ओआईसी के मुमालिक बहुत ज्यादा हैं, पूरा आलमे इस्लाम है, लेकिन ओआईसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है यह भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका सेक्रेटरी जनरल किस तरह से तैनात किया जाता है, कौन उसके सेक्रेटरी जनरल को लगाता है, किस तरतीब से सेक्रेटरी जनरल लगते हैं, क्या वजह है कि गुज़श्ता 10 साल से ओआईसी का सेक्रेटरी जनरलशिप जो है वो सऊदी अरब के पास ही है, और इसके अंदर कौन कौन से मुमालिक की इजारादारी है, एजेंडा सेटिंग कैसे होती है, या आखिर ओआईसी किस बला का नाम है और इसकी अहमियत क्या है। इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ देखेंगे कि पाकिस्तान और ओआईसी के जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं और ओआईसी और भारत के बेहतर होते हुए ताल्लुकात और भारत की फिर ओआईसी में जो शमूलियत है वो किस तरफ जा रही है, और पाकिस्तान जो है उसका ऑफिशियल स्टांस क्या आया है कि शाह महमूद कुरैशी यहां से गए भी, वहां पे जाने से पहले ऐलान भी किया कि कश्मीर डिस्कस होगा और कश्मीर डिस्कस नहीं हुआ। इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट भी आ गई है, वो भी स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा आज की इस वीडियो में, और ये सारी चीजें हम जेर बहस लाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन और हज़रात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है कि यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, यानी यह सिर्फ और सिर्फ इस्लामी ममालिक की तंजीम नहीं है, यह इस्लामी ताउन की तंजीम है। इसके अब अगर मेंबर्स की बात की जाए तो 57 मेंबर्स हैं इसके। अब 57 में से 49 कंट्रीज वो हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है। बाकी ममालिक वो हैं जहां पे मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन मुसलमान जो है वहां पर सबसे बड़ा रिलीजन नहीं है, सबसे बड़ी वहां पे मेजॉरिटी नहीं है मुसलमान, और उनकी हुकूमत नहीं है। तो इस तंजीम के अंदर ऐसे ममालिक भी शामिल हैं। अब ये दुनिया की दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अक़वाम मुत्तहिदा के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा एक ममालिक की तंजीम जिसमें सारे ममालिक हैं, उसके बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये है 57 मेंबर्स के साथ, और तकरीबन 1.8 अरब इसकी आबादी, इसके जो ममालिक है रुकन ममालिक, उनकी आबादी में 1.8 अरब आते हैं। और ये 2015 का डाटा है, 5 साल पुराना डाटा जो ओआईसी ने दिया, उसके बाद ओआईसी ने कोई डाटा नहीं दिया। नाम तो जी ओआईसी ने अपना रखा हुआ है, और इसका टाइटल ये था द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, आलमे इस्लाम की मुश्तरका आवाज, ये इसका टाइटल था जब इसे बनाया गया था। और साथ लिखा गया था कि सेफ गार्ड करना है, इसका मकसद ये था कि टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मुसलमानों के तमाम तर जो उनके बेहतरी के लिए चीजें हैं उनका, और उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनकी हिफाजत के लिए इस तंजीम को बनाया गया था। अब अक़वाम में ये इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये जाहिर बात है कोई जंग मुसल्लत नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसकी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा माने रखती हैं, और इसके परमानेंट डेलीगेशन अक़वाम मुत्तहिदा में भी हैं और यूरोपियन यूनियन में भी हैं। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि इसकी वहां पर भी वॉइस है, इनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे पाकिस्तान का एक सफीर मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, उसी तरह पूरे ओआईसी का भी एक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में बैठता है। ये तो एक थोड़ी सी बात हो गई कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है। अब भारतीय मीडिया ने, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह बात कही शाह महमूद कुरैशी के नाइजर जाने से पहले, जहां पर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उसका इजलास था। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा, उस इजलास में जाने से पहले हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से यह ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि इस इजलास के अंदर कश्मीर का जो मसला है वो डिस्कस होगा। जब शाह महमूद कुरैशी साहब यहां पर जाते हैं तो इसके अंदर ये डिस्कस नहीं होता। इसके ऊपर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग और टीआरटी टर्की की रिपोर्टिंग भी, हम दोनों की रिपोर्टिंग पढ़ेंगे ताकि हमें बेहतर अंदाजा हो जाए। इंटरनेशनल मीडिया की भी
तुर्की जो जारी बात है पाकिस्तान के साथ है उसकी भी, और भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया ने तो शादियाने बजाय उन्होंने लिखा कश्मीर नॉट ऑन एजेंडा ऑफ ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। A statement issued by Pakistan Foreign Office on Wednesday to announce Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi's participation claimed that this session will discuss range of issues including Jammu and Kashmir disputes। यानी कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बुध के दिन जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें कहा था कि इस 2 दिन के विजिट के अंदर कश्मीर का तनाजा जो है वो जेर बहस आएगा, लेकिन इन्होंने शादियाने बजाय और कहा कि यह पाकिस्तान को बहुत बड़ी पाकिस्तान की नाकामी है। टीआरटी टर्की का सरकारी जो इदारा है, जैसे हमारा पीटीवी है उसी तरह टर्की का एक इंटरनेशनली टीआरटी है, टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन। टीआरटी वर्ल्ड ने खबर लिखी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन स्नब्स कश्मीर अगेन। उन्होंने एक मर्तबा फिर कश्मीरियों को धोखा दे दिया। इसमें उन्होंने यह नहीं लिखा कि पाकिस्तान को धोखा दिया है, कश्मीर पूरे इस्लाम का मसला है, आलम इस्लाम का मसला था। तो इसके अंदर भी उन्होंने यही बात कही है कि सबसे बड़ी जो मुसलमानों की डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है उसमें कश्मीरी डिस्प्यूट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इसके अंदर अगर बात की जाए कि क्यों नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी होता कौन है, उसे लगाया कैसे जाता है, उसे कौन लगाता है, और इसका सेक्रेटेरिएट और ये पूरी सूरत हाल क्या है, इसे समझने की जरूरत है। इसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। ओआईसी जो है इसका एक जनरल सेक्रेटेरिएट है, उसका एक दफ्तर है, और जनरल सेक्रेटेरिएट के अंदर पूरा एक स्टाफ है। सिर्फ सेक्रेटरी जनरल तो रोटेट होता रहता है, वो स्टाफ परमानेंट है। अब ये जनरल सेक्रेटेरिएट लोकेटेड कहां पे है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ओआईसी का जनरल सेक्रेटेरिएट जो कि इसके ऑपरेशंस रन करता है, इसका एजेंडा सेट करता है, इसकी हर चीज, इसकी कॉन्फ्रेंसेस, इसकी तमाम तर चीजें वो डिक्टेट करता है, वो जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, और इसके अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट है। अब मजे की बात सुने कि जो सेक्रेटरी जनरल है उसका तायुन तमाम तर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो करते हैं, जो ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल होता है, सबसे बड़ा ओहदा जो इस सेक्रेटेरिएट को हेड करता है। अब दिलचस्प एक और बड़ी दिलचस्प बात है, नॉर्मली ये होता है कि इसकी सेक्रेटरी जनरलशिप आप मुल्कों के अंदर डिवाइड कर देते कि आप कहते हैं कि ये 57 ममालिक हैं, 57 रुकन ममालिक हैं, इनके अंदर से ये एक एक शख्स हर दफा ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल बनेगा। ये कानून में नहीं है। कानून में है क्या? कानून में यह है कि रोटेशन होगी, यानी फिरकी लगेगी, लेकिन रीजन्स के अंदर, खित्तों के अंदर, अरब, एशिया और अफ्रीका। यानी एक दफा अगर अरब होगा तो अगली दफा अफ्रीका होगा, फिर एशिया होगा, और उनके अंदर जो इस्लामी ममालिक हैं तो उनके अंदर इसकी रोटेशन होती है सेक्रेटरी जनरल की। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता 2 सेक्रेटरी जनरल सऊदी अरब के ही हैं, जो मौजूदा हैं ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल वो भी सऊदी अरब के हैं, और जो गुज़श्ता थे वो भी सऊदी अरब के हैं, और उससे पहले भी सऊदी अरब काफी दफा इसकी ले चुका है। एक दफा पाकिस्तान को इसकी सेक्रेटरी जनरलशिप मिली थी, और ये शरीफुद्दीन पीरजादा हैं, ये 1984 और 88 की बात है। उसके बाद नाइजर को मिली, जिधर अभी इजलास है, पाकिस्तान के बाद फिर मोरक्को, एक मरतबा तुर्की को भी मिली है, लेकिन सऊदी अरब 2 दफा कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है ओआईसी की सेक्रेटरी जनरलशिप की, वो सऊदी अरब के पास है इस वक्त। अब एक बात तो ये समझने वाली है, इससे एक ये चीज बड़ी अहम है कि इसके अंदर पूरा इन्फ्लुएंस अरबों का है। यूएई और सऊदी अरब इसके अंदर सबसे अहम की स्टेक होल्डर जिसे आप कहते हैं वो तस्वुर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के अंदर। इसका एजेंडा सेट करना हो, सब कुछ। नाइजर के अंदर ये मीटिंग हो रही है, लेकिन सेक्रेटेरिएट तो जद्दा के अंदर है, और नाइजर वैसे भी एक छोटा सा मुल्क है, अफ्रीकी मुल्क है, फ्रेंच उनकी जुबान है, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो मुल्क इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है कि उसकी डिस्कशन की जाए या उसके ऊपर बात की जाए कि उस मुल्क के अंदर इजलास था और इसके अंदर कश्मीर डिस्कस नहीं हुआ। अब जरा बात हो जाए ओआईसी और मसला कश्मीर की। सबसे पहले आपको एक बात बताएं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया और ओआईसी के ताल्लुकात के ऊपर भी आपको बताते हैं। 1969 में मोरक्को के जो किंग हसन है, उन्होंने इंडिया की हुकूमत को बुलाया था कि वो जो मोरक्को के अंदर मराकश के अंदर समिट हो रहा है ओआईसी का, उसमें शिरकत करें, क्योंकि इंडिया कहता है कि हम दुनिया के 11% मुसलमान हमारे पास हैं, हमारी दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और ओआईसी के चार्टर के मुताबिक इंडिया रुकन बन सकता है, और ये लोग बनाना भी चाहते हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है जिसकी वजह से इंडिया को नहीं बनाना चाहिए।
इंडिया कश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या, अब तो मुंबई और वहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, एंटी मुस्लिम लॉज आ रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है वो एक अलग बहस की तरफ हम निकल जाएंगे। उस वक्त जनरल याह्या खान ने कहा था कि हम ओआईसी का वजूद ही खत्म कर देंगे अगर भारतीय आए। दिलचस्प बात कि 1969 में, आप आज से कर लें कि 50 साल पहले, 5 दहाइयां कबल, इंडिया का वफ्द रवाना हो चुका था मराकश के लिए और उसे रास्ते से कहा गया कि वापस चले जाओ पाकिस्तान। जाहिर बात है उस वक्त पाकिस्तान का एक अलग इन्फ्लुएंस था, आज वो बात नहीं रही। फिर 5 दहाइयों तक भारत कोशिशें करता रहा। उसके बाद 46th मीटिंग जो थी, आपको याद होगा कि उसके अंदर सुषमा स्वराज को बुलाया गया जो भारतीय वजीर खारजा थी ऑब्जर्वर के तौर पे, और शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में नहीं गए थे। सुषमा स्वराज साहिबा आप तो वफात पा चुकी हैं, भारत की वजीर खारजा हुआ करती थी। शाह महमूद कुरैशी नहीं गए थे उस मीटिंग में। वो क्यों नहीं गए थे? एहतजाजन। और 5 दहाइयों के बाद ये इन्हें जरूरत हुई थी कि ये भारत को लाए, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राह हमवार की थी। अब अगर कश्मीर की और उसकी बात की जाए तो कश्मीर के ऊपर ओआईसी का एक राब्ता ग्रुप बनाया गया था 1994 में, ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप। एक छोटा सा इसका ओआईसी की एक कुछ लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप है, और ये इतना कोई ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देता है, और इसकी जून के अंदर मीटिंग भी हुई थी अभी रिसेंटली भी। लेकिन सऊदी अरब जो है और यूएई जो है, मेन इन्फ्लुएंस उनका है ओआईसी के ऊपर, और पूरी इजारादारी उनकी है, यानी इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी जो हो रहा है वो जो हमारे साथ कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरब मिलके, और ये पूरी जो सूरत हाल बन चुकी है, इसके अंदर उनसे हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है कि शाह महमूद कुरैशी जो है, उनके जाने से पहले फॉरेन ऑफिस ने कहा कि कश्मीर का मसला डिस्कस होगा। यानी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी को इस समिट में बुलाने के लिए, ताकि ये समिट नाकाम ना हो, वहां पर उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई हो, लेकिन एट द 11th आवर ये उनके एजेंडे में से निकाल दिया गया हो, क्योंकि ये इंडिया का भी वजीर खारजा जो है जयशंकर, वो भी यूएई है आजकल, और वहां पर उनकी प्यार की पिंगें चल रही हैं, और पाकिस्तान के मजदूरों के हक पे डाका मार के वो भारतीयों को वहां पे फिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये भी पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अरब है। वो कश्मीर का क्या, वो फलस्तीन का क्या, वो तो हुर्मत रसूल का सौदा कर चुके हैं। ये तो फ्रांस के मैक्रोन को डिफेंड करने वाले लोग हैं, इनसे हमें उम्मीद भी इन हालात में, इन दिनों में नहीं रखनी चाहिए थी, जो कि हमने नहीं रखी। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर शाह महमूद कुरैशी वहां पे मौजूद है अभी, और अगर इसके एंड तक कश्मीर के ऊपर कोई करारदाद, कोई स्टेटमेंट नहीं आती, तो पाकिस्तान को फिर ओआईसी का परमानेंट बायकॉट करना चाहिए। और फिर वो जो एजेंडा बड़े अरसे से डिस्कस हो रहा है, कतर के अमीर ऑलरेडी बैठे हैं इस वक्त तुर्की में, कतर, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर फिर कोई नया तंजीम बना लें जो एटलीस्ट काम तो कर सके। और एक और बड़े आम बात है कि पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक इस तंजीम के अंदर क्या करते हैं। ईरान क्यों नहीं प्रेशराइज करता, तुर्की क्यों नहीं प्रेशराइज करता, उनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है, और वो इसे कोई खास तवज्जो भी नहीं देते। लेकिन इसे तवज्जो देनी चाहिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने जिस तरह शुरू में बताया, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद ममालिक की दूसरी बड़ी बॉडी है ये पूरी दुनिया के अंदर, तो इसे समझने की जरूरत है। और इसका अगर बेहतर इस्तेमाल हो तो बड़ा फर्क पड़ सकता है इसकी स्टेटमेंट्स का, इसके अंदर डिस्कशंस का, इसके भारत को तंबीह का। लेकिन ये लोग सौदा कर चुके हैं, और उसी का खमियाजा पाकिस्तान ने नाइजर में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के समिट में भुगता। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मेरी वजीर आजम साहब से भी ये दरख्वास्त होगी कि अब बहुत हो चुका है, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते कश्मीरियों के खून नाहक का सौदा इन अरबों के हाथों। अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर हमें खुद ही कुछ नया बना लें, तो वही पाकिस्तान के हक में भी मुझे ज़ाती तौर पे लगता है बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखना है। पूरी दुनिया के मुसलमानों, बिलखुसूस कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, उनके लिए भी अपनी आपने लाजमी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबतें, उनकी जो परेशानियां, मुसीबतें, उनकी मिजरीज़ हैं, उनके साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, अल्लाह ताला उनमें उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और उन्हें उनके मिशन में, जो कि आज़ादी का मिशन है, उसमें अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू और कामयाब करे। मखदूम साहब को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।